हाँ, तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो स्वागत करता हूं आपका, आप सबकी अपनी कक्षा साइंस की कक्षा में। ठीक है, तो वीडियो लेक्चर भाई काफी लेट हो गया। हम लोग थंबनेल तो आप सबने देख ही लिया होगा। हम लोग यहां पे पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस का थर्ड पार्ट आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो उसका एक दूसरा सेक्शन जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है रेस्पिरेशन के नाम से। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो लेक्चर लाइफ प्रोसेस के अपलोड हो चुके हैं इसी चैनल पे। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा है तो जाइए और जाकर देखिए। ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में भाई हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, उससे पहले मैं बता देता हूं कि जस्ट बिकॉज भाई आप जानते हो कि भाई मेरे एग्जाम चल रहे थे, कॉलेज के एग्जाम चल रहे थे, और उसकी वजह से शेड्यूल थोड़ा सा हेक्टिक था और वीडियो नहीं आ पा रही थी। बट अब एग्जाम सारे के सारे ओवर हो चुके हैं। आई होप आप सभी की गर्मियों की छुट्टियां भी पड़ चुकी होंगी, और कोचिंग, होम ट्यूशन स्कूल से तो वैसे भी कोई नाता नहीं रहता। ठीक है, तो लेकिन आप यहाँ पे पढ़ाई अब प्रॉपर पेज से चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट की कॉपी निकाल लीजिए और भाई वीडियो लेक्चर को देखना स्टार्ट करिए। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेशन। आज तारीख है कितनी? 17 मई। तो आओ पढ़ते हैं प्यारा सा लेक्चर रेस्पिरेशन। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो बेसिकली हमने पिछले वीडियो लेक्चर्स में, यानी न्यूट्रिशन के टॉपिक में, जो कि लाइफ प्रोसेस का ही एक पार्ट है, वहां पे ये सीखा था कि न्यूट्रिशन बेसिकली क्या प्रोसेस है। न्यूट्रिशन प्रोसेस है कि जब हम फूड पार्टिकल को लेते हैं और अपने माउथ में रखते हैं, तो माउथ में रखते हैं तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। अगर आपने वीडियो लेक्चर देखा हो तो उसको इंजेक्शन कहते हैं। ठीक है, फिर वो अंदर जाता है तो डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, सॉरी एब्जॉर्प्शन पहले होता है, एसिमिलेशन, फिर इजेशन, जिसे हम डेफिकेशन भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस होती है। तो अब उसमें से आपको पार्ट कौन सा उठाना है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कहां पर होता है? कमेंट में बताना। अगर पूरा वीडियो लेक्चर देखा है तो कमेंट में जाकर बताना। जो सही आंसर देगा, जिसका पहला कमेंट होगा, उसको लाइक मिलेगा, एप्रिसिएशन मिलेगा, और अगले वीडियो लेक्चर में उसका नाम लिया जाएगा। ठीक है, कमेंट करो कौन से पार्ट और कहां पाया जाता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन के बाद होता क्या है कि हमारा जो फूड पार्टिकल होता है, यानी जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रिएंट्स हमारे सेल के अंदर जाते हैं। मेजरली ग्लूकोज होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि ग्लूकोज का कौन सा मेजर सोर्स होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, यानी ग्लूकोज हमें किस सोर्स से मिलता है। याद आ रहा है? कुछ कंपोनेंट्स थे, 5 कंपोनेंट्स, मेजर कंपोनेंट्स। तो उसमें से कौन से पार्ट, कौन सा कंपोनेंट हमारी बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है, तो ये भी आपको कमेंट करना है। ठीक है, तो वहां पर जब क्या होता है, ग्लूकोज हमारी बॉडी में जाता है, बॉडी में ब्लड के थ्रू जाता है, सेल के अंदर जाता है, तो वहां पर कुछ प्रोसेसेस होती हैं जिससे क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड को इनगल्फ यानी अंदर क्यों करता है, क्यों न्यूट्रिशन लेता है? एनर्जी, फॉर द प्रोसेस ऑफ एनर्जी टू मेक इट्स सर्वाइवल इवन इजियर। तो बेसिकली सीधी सी बात है, इंट्रोडक्शन में हमें क्या समझना है? कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्पिरेशन को मैं अभी सीधी भाषा में यहां पे बोलने जा रहा हूं, एब्जॉर्ब्ड फूड। एब्जॉर्ब्ड फूड, ठीक है, तो एब्जॉर्ब्ड फूड, जब फूड एब्जॉर्ब हो गया तो उसके बाद उसका क्या हुआ, उसकी कहानी हम समझते हैं। ठीक है, तो अब हम यहां जरा समझते हैं एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। तो एक्चुअल मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है? बहुत सारे लोग जो छोटी क्लासेस में जिनको कंफ्यूजन होता है, तो वो रेस्पिरेशन को एक्चुअली में ब्रीथिंग के प्रोसेस से, ब्रीथिंग का प्रोसेस समझ लेते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, इनहेलिंग और एक्सहेलिंग। गलत है, गलत है, साफ साफ गलत है। तो अब भाई आप पढ़ रहे हो यहां पे साइंस की कक्षा में, और यहां पे डबल एल नहीं होगा। ठीक है, तो अब आपको यहां पे समझना है कि रेस्पिरेशन, बेसिकली रेस्पिरेशन इज नॉट इक्वल टू ब्रीथिंग। दोनों के दोनों भाई अलग अलग फेनोमेना होते हैं। यस, ब्रीथिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन बट नॉट द रेस्पिरेशन इटसेल्फ। ठीक है, ब्रीथिंग एक पार्ट है, एक मैकेनिज्म है किसको चलाने का, रेस्पिरेशन को चलाने का, बट रेस्पिरेशन ब्रीथिंग के बराबर नहीं है, मतलब। ठीक है, आई होप आपको यहां पे बात समझ में आ गई होगी। तो रेस्पिरेशन है क्या फिर? तो फिर आप यहां पे सोच रहे होगे ना कि एक्चुअली में व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, दिमाग में चल रहा होगा ना व्हाट इज रेस्पिरेशन। तो बेसिकली आप यहां पे समझो, मैं इसके साथ डेफिनेशन लिखता हूं, इट इज अ
catabolic process in which reduced coenzymes on oxidation gives high amount of एनर्जी। ठीक है, तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस होता है? रेस्पिरेशन एक कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। अब भैया ये कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? देखो, प्रोसेस होते हैं दो टाइप के, एक होता है मेटाबॉलिक प्रोसेस और एक होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस। डाइजेशन इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस व्हाइल रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो भैया दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? तो बेसिकली जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग होते हैं, वाइल जो कैटाबॉलिक प्रोसेसेस होते हैं वो आपकी बॉडी में बहुत फ्रीक्वेंटली होते हैं, यानी कुछ सेकंड्स के अंदर हो जाते हैं, कुछ मिनट्स के अंदर हो जाते हैं, है ना? आप ये कह सकते हो ना, तो ये चीज हो गई। तो यहां पर क्या होता है, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, यानी एक आप सीधी भाषा में ये भी कह सकते हो कि एक फास्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये फास्ट प्रोसेस होता है इन विच रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स, अब ये रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स क्या होते हैं भैया? धीरज रखो, समझते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसमें रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करते हैं और क्या करते हैं? हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब वो एनर्जी हम लेते हैं, यानी ऑर्गेनिजम्स, कोई बैक्टीरिया, कोई सेल, हायर ऑर्गेनिज्म उस एनर्जी को लेते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, अपने वर्क में लेके आते हैं। ठीक है, और अपने सर्वाइवल को कंप्लीट करते हैं। तो ये चीज हमको यहां पे समझ में आ गई। ठीक है भैया, हमको ये समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन इज अ process, is a life process that provides, that is basically defined that provides, that is linked with the production of energy। ठीक है, जो क्या है, एनर्जी के प्रोडक्शन से लिंक करता है। ठीक है, तो ये भी बात हमें समझ में आ गई। ठीक है भैया, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब जरा मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं कि यहां पे जरा मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। कुछ अच्छी बुक्स में चीज लिखी भी होती है, अगर आप एस्टर्न वगैरह की बुक पढ़ोगे या कोई सप्लीमेंट्री बुक, तो मैं जरा आपको बताना चाहता हूं कंबशन एंड रेस्पिरेशन में डिफरेंस। एक्चुअली में आप यहां पे बात समझो, कंबशन और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है? कंबशन रिएक्शन हम लोग पहले चैप्टर में पढ़ते हैं। जिन लोगों ने भी भाई, जिन लोगों को नहीं पता है, जो लोग पहली बार यहां पे वीडियो में आए हैं, यहां तक आ चुके हैं, ठीक है, कांग्रेचुलेशंस टू यू। ठीक है, कंबशन फर्स्ट चैप्टर में आपके केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में है, उसके भी स्टार्टिंग के 2 वीडियोस इसी लेक्चर, इसी चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तो आप उनको भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर के बाद। ठीक, तो कंबशन क्या है? कंबशन बेसिकली क्या होती है, एक रिएक्शन होती है। कंबशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, विद दैट इज लिंक्ड विद द, थोड़ी सी इंग्लिश में भटक गया यहां पे, मतलब जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है। ठीक है, तो ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, कोई कंपाउंड बर्न होता है। ठीक है, उससे हम क्या कहते हैं? कंबशन कहते हैं। वाइल रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। बहुत ध्यान से समझना, कंबशन में क्या है कि ऑक्सीजन इज मैंडेटरी। यहां पे मैं लिख देता हूं, ऑक्सीजन इज मैंडेट का मतलब मैंडेटरी। ठीक है, वाइल यहां पर क्या होता है, नॉट नेसेसरली। ठीक है, यहां पर क्या होता है, रेस्पिरेशन में नेसेसरी नहीं भी होता है। ठीक है, आप समझो, यहां पर बेसिकली आप ये समझो कि एनर्जी कांट बी स्टोर्ड, यहां पे एनर्जी इज स्टोर्ड। ठीक है, तो बहुत ध्यान समझो, यहां पर एनर्जी स्टोर नहीं की जा सकती, बट यहां पर एनर्जी स्टोर कर ली जाती है। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ठीक है, दूसरी बात समझो, मोस्टली लिंक्ड विद बर्निंग, नो बर्निंग इज डन। ठीक है,
बहुत आपको मेजर डिफरेंस मैंने बताए हैं, आपको इसी चैनल पर मिलेंगे ना, इसीलिए कहता हूं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन भी ऑन कर लो, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना कि यहां पर ऑक्सीजन मैंडेटरी होती है, बट यहां पर ऐसा कुछ लेना देना नहीं है। यहां पर एनर्जी को हम स्टोर नहीं कर सकते, यहां पर हम एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, एटीपी के फॉर्म में, और जब जरूरत है तब इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपको और अच्छे एग्जांपल दूंगा। यहां पर क्या होती है, यहां पर ये बर्निंग के फेनोमेना से लिंक होती है। बर्निंग आप जानते हो ना, किसी चीज को जलाना, ठीक है। तो यहां पर कंबशन जब भी होता है ना, तो मोस्टली टाइम वहां पर क्या होती है, आग लग जाती है। समझ आ गया? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है बहुत सारा। यहां पर क्या है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस तो होता है, बट यहां पर आग नहीं लगती। समझ लो, यहां पे फायर बर्निंग नहीं होती, फायर कैचिंग नहीं होती है। तो ये चीज समझ में आ गई हमको कि अच्छा ठीक है, कंबशन में भैया आग लग सकती है यहां पे, लेकिन रेस्पिरेशन में आग नहीं लगती। वरना आप सोचो ना कि अगर रेस्पिरेशन आपकी बॉडी में होता है तो फिर तो आग लग जाती, आग लग जाती तो फिर तो तुम्हारा, ठीक है, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाती, ठीक है। तो इस वजह से भाई रेस्पिरेशन में क्या होता है, आग नहीं लगती, बर्निंग फिनोमेना से लिंक नहीं होता, बट कंबशन इज द प्रोसेस दैट इज लिंक्ड विद द बर्निंग, ठीक। अच्छा, दोनों के दोनों में क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, दोनों के दोनों में केमिकल चेंज होता है, न्यू कंपाउंड्स आर बीइंग फॉर्म्ड, ठीक है, तो हेंस केमिकल चेंजेस अकर। ओके, अब हम यहां पे जरा समझते हैं, थोड़ा सा यहां पे मुझे और कॉन्सेप्ट बताने हैं। जरा मैं यहां पे रिएक्शन लिखता हूं, यहां पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूं, आप उसको भी समझो, ठीक है। एक काम करूं क्या, इस प्रोसेस को मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूं और यहां पर मैं आगे काम करता हूं, इसको भी रेज कर देता हूं। अब मैं जरा आपको यहां बताता हूं, क्योंकि यहां के बाद वहां पे भी जगह लगेगी। तो यहां पे अगला पॉइंट है क्या, एटीपी का, है ना। अब ये एटीपी क्या होती है भैया, ठीक है, ये क्या होता है, ठीक है। तो बेसिकली आप ये समझो कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। फुल फॉर्म आप सभी को पता होता है, ठीक है। फुल फॉर्म होता है आपका एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एटीपी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है, या आप बॉडी भी कह सकते हो। तो जो जहां पर एनर्जी बेसिकली स्टोर्ड होती है, तो वहां पर हम उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटीपी कहते हैं। यानी एटीपी के अंदर ही एनर्जी स्टोर्ड होती है, ठीक है, और इसको हम लोग एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब आपको कमेंट करके एक चीज ये भी बतानी है, अगर आप यहां तक आए हो, कि पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहते हैं। ध्यान रखना, जिसका कमेंट पहला होगा उसी का नाम लिया जाएगा, ठीक है। पावर हाउस ऑफ द सेल क्या होता है, या प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ एनर्जी हम किसे कहते हैं, है ना। प्रोडक्शन फैक्ट्री ऑफ एनर्जी भी आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में बताना है। 3 क्वेश्चन हो गए। अच्छा ठीक है, अब हम लोग यहां पर ये समझते हैं, एक पॉइंट मैं आपके सामने और लिख रहा हूं, रेस्पिरेशन इज theoretically reverse process of फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो बेसिकली यहां पे मैंने क्या लिख दिया कि रेस्पिरेशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का थ्योरेटिकली रिवर्स प्रोसेस होता है। कैसे, जरा इसको बहुत ध्यान समझेंगे। अगर आपने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन मुझसे पढ़ रखी है, वैसे किसी से भी पढ़ो आंसर तो सेम ही आएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होती है, CO2 H2O, और यहां पर क्लोरोफिल और सनलाइट, सनलाइट के तो मैं यहां पे डाल देता हूं, बाकी यहां पे मैंने C लिख दिया, तो आप समझ जाना क्लोरोफिल की बात हो रही है, ठीक है। यहां पर C6H12O6 प्लस और ना ऑक्सीजन गैस निकलती है, फिर आप बैलेंस कर लेते हो तो यहां पे 666 लगा देते हो, ठीक है। ये चीज हो गई। अब आपको क्या करना है, इसी प्रोसेस को रिवर्स कर देना है, ठीक है। तो जरा इस प्रोसेस को अगर मैं रिवर्स करूं तो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस की हो गई, C6H12O6, इसकी रिएक्शन अगर आप ऑक्सीजन से करा दो तो यहां पर क्लोरोफिल और एनर्जी नहीं होती है, यहां पे कुछ नहीं चाहिए होता है, बल्कि एनर्जी तो निकलती है यहां पे। तो यहां पर क्या बन जाएगा, CO2 प्लस H2O प्लस ATP, है ना, ATP निकलता है यहां पे। रिएक्शन बैलेंस करने के लिए दोबारा से 666, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझा। अब
अगर आपने फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि उसमें इस चैप्टर में मैंने सिर्फ 2 ही वीडियो लेक्चर अपलोड किए हुए हैं, तो उसमें मैंने अभी तक वो कॉन्सेप्ट बताया नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो एनर्जी क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस क्या कर रहा है, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है अपनी तरफ, सही बात है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन होती है, ये होती है एंडोथर्मिक। कैसी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, ये क्या कर रहा है, हीट को एमिट कर रहा है, हीट को एमिट नहीं, एनर्जी को एमिट कर रहा है। तो हम इसको क्या कहते हैं, इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान समझो कि ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन है जो हमारी बॉडी में होती है, ठीक है, हमारे सेल्स के अंदर होती है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शन है। बाकी आप जानते हो यहां पे ग्लूकोज की जगह अराफिनोज, रैफिनोज, फ्रक्टोज, है ना, बहुत सारी चीजें, गैलेक्टोज भी आता है, लैक्टोज भी आता है, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट भी सबसे पहले सिंपल बनते हैं ना। तो मतलब सबसे सिंपल फॉर्म ऑफ ये रिएक्शन है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब आप समझो कि ग्लूकोज है हमारी बॉडी के अंदर गया, ठीक है, ऑक्सीजन हम लोग फेफड़ों से लेते हैं, यानी लंग्स के थ्रू लेते हैं, फिर ऑक्सीडेशन होता है। यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन होता है। बेसिकली आपको ये बात पता है ना कि जब भी कभी रिएक्शन ऑक्सीजन से रिएक्शन होती है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है, मैं जरा लिख देता हूं, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप एग्जाम में इसको लिखते हो, दिमाग में रखते हो, तो आपके जो थ्योरेटिकल और जो एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं बोर्ड में आते हैं, 20% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं 40% के अराउंड, तो वो सारे के सारे यहां से क्रैक हो जाएंगे। तो बस समझते जाओ। तो बेसिकली रेस्पिरेशन क्या होता है, रेस्पिरेशन इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। या आप ये भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज बीइंग कैरिड आउट इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है वो भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। ये भी हमको समझ में आ गया भैया कि यहां पर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रही है। तो आपने क्या किया, आपने बड़े प्यार से, प्यार मोहब्बत से मार्कर उठाया और बड़े प्यार से यहां पे एक लाइन लिख दी कि ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। मैंने कहा ठीक है, हमने भी कहा ठीक है, सब कुछ ओके चल रहा था। तो अब यहां पे आप समझो कि आपने हवा लंग्स के थ्रू ली, फिर जब आप एक्सहेल करते हो, जब आप एक्सहेल करते हो यानी मुंह हवा को बाहर निकालते हो अपने मुंह से, तो यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, सही बात है। और अगर आप हैवी एक्टिविटी कर रहे हो, ठीक है, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी के थ्रू क्या होता है, कॉन्टिन्यूअसली क्या होता है, जो स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग यानी पसीना जो निकलता रहता है वो भी होता है। तो वो किससे निकलता है, वाटर के थ्रू निकलता है, ठीक है। या फिर ये जो वाटर होता है, ये वाटर आपकी बॉडी से स्वेटिंग के थ्रू तो निकलता ही निकलता है, साथ में जो यूरिन होता है आपका, ठीक है, पेशाब, ठीक है, मानव मूत्र, तो वो भी यूरिनरी ब्लैडर में, ये किडनी में जाता है सबसे पहले। किडनी में वहां पे क्या होता है, फिल्ट्रेशन होता है, फिल्ट्रेशन के बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, फिर वहां से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में, फिर देन बाहर हो जाता है यूट्रस से, ठीक है। तो मतलब बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। आप ये समझो कि वाटर निकलता है, तो हमारी बॉडी में जो पानी हम पीते हैं तो उसका काम बहुत जगह होता है, तो उसमें यहाँ पे पानी का प्रोडक्शन होता है, हमारी बॉडी में भी पानी का प्रोडक्शन होता है, छोटी मात्रा में होता है बट होता है, ठीक है। ये चीज हो गई। और एनर्जी निकलती है जिसका इस्तेमाल हम लोग खेलने कूदने, खाने पीने, सोने, पढ़ने, डांट खाने, मारने पीटने में करते हैं, ठीक है। कितने काम बता दिए। तो क्या आपको यहां पे ये सारा का सारा प्रोसेस समझ में आ गया कि हमने रेस्पिरेशन को फोटोसिंथेसिस का थ्योरेटिकली रिवर्स प्रोसेस क्यों बोला, ठीक, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अब हम यहां पर पढ़ने वाले हैं, बहुत बढ़िया चीज पढ़ने वाले हैं। तो अब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। अब इतना पढ़ने के बाद हम लोग समझते हैं कि रेस्पिरेशन के बेसिकली क्या स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप्स को अगर हम फॉलो करें तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, इस धरती में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वायरस को छोड़कर, बहुत ध्यान से समझना,
सिलेबस में नहीं है बट पता होना चाहिए। वायरस बच्चा एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, एक ऐसा पैथोजन है जो बेसिकली क्या करता है कि जब तक आपके बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आता, प्रोटीन की कांटेक्ट में नहीं आता, तब तक वो डेड होता है। तो वो डेड होता है तो उसको पता है रेस्पिरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ती, और जब वो प्रोटीन के संपर्क में आ जाता है, आपकी बॉडी के प्रोटीन के संपर्क में आ जाता है, तो फिर उसको वो लिविंग हो जाता है। वो लिविंग हो जाता है तो फिर उसको ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है, यानी रेस्पिरेशन की प्रोसेस चाहिए होती है उसको एनर्जी के लिए, समझ रहे हो। तो उसको अगर हम छोड़ दें, अगर हम उसको छोड़ दें तो देन बाकी सारे जितने भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, ठीक है, वो सब के सब रेस्पिरेशन को इन 3 प्रोसेस में क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान समझना है पहला प्रोसेस होता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग या फिर आप इसको कह सकते हो गैसियस एक्सचेंज, ठीक। सेकेंड प्रोसेस, अब अगर गैसेस एक्सचेंज आप कर रहे हो तो जो ऑक्सीजन आपके ब्लड के अंदर आई वो आपके ब्लड वेसल्स के थ्रू आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगी। भाई एनर्जी सिर्फ आंखों को थोड़ी चाहिए, सिर्फ पेट को थोड़ी चाहिए, हाथ को थोड़ी चाहिए, बॉडी के हर हिस्से में एनर्जी चाहिए, समझ रहे हो, ठीक है। तो बहुत ध्यान सुनना। तो फ्लो ऑफ ऑक्सीजन, या आप गैस भी लिख सकते हो ना, गैसेस स्पेलिंग देखो मेरी, थ्रू ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या होता है, गैसेस क्या करती हैं, फ्लो करती हैं पूरी बॉडी में, ठीक है। ये भी बात हमको समझ में आ गई भैया। अच्छा, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये क्या होता है, ये सेल के अंदर होता है प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस सेल के अंदर होता है, और बेसिकली यही प्रोसेस है जो थोड़ा सा टफ है, बाकी ऊपर के दो तो हलवे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी। अब आप इसको बढ़िया तरीके से नोट करो और हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भाई कॉन्सेप्ट को पढ़ने के बाद अब हम आ चुके हैं भाई अपने अगले कॉन्सेप्ट में। तो सेलुलर रेस्पिरेशन को पढ़ने से पहले हम लोग यहां पे एक छोटा सा बेसिक फ्लो डायग्राम बना लेते हैं, जिससे हमको आगे समझने में आसानी हो और हमारे दिमाग में एक जनरल फिगर रहे, ठीक है, जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी होता है। तो जरा बहुत ध्यान समझेंगे, बहुत ध्यान समझो जरा। मैं यहां पर बना रहा हूं लंग्स का डायग्राम। तो ये हमारा हो गया लंग्स 1 और ये हमारा लंग्स 2, ठीक है। ये हमारा हो गया राइट लंग, हो गया लेफ्ट लंग। तो वैसे राइट कौन सा होगा, हाँ ये वाला राइट होगा, ठीक है। तो भाई बहुत ध्यान सुनना, ये हमारा हो गया आर एल और ये हमारा हो गया क्या, लेफ्ट लंग एल एल, ठीक है। अब आप बहुत ध्यान समझो भाई, राइट लंग से हालांकि ऐसा होता नहीं है, दोनों ही लंग से ऑक्सीजन आती है, दोनों ही लंग से जाती है, ठीक है। लेकिन लेट सपोज दैट आप मान लो कि यहां से क्या आ रही है, ऑक्सीजन आ रही है, यहां से ऑक्सीजन आ रही है, तो यहां से क्या जा रही होगी, कार्बन डाइऑक्साइड जा रही होगी, ठीक है। अब आप ये समझो कि यहां से आपने बनाया एक ब्लड वेसल, ठीक है। ये एक ब्लड वेसल है जो क्या है, इससे और इससे कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे नहीं लग रहा कि तो दो बलून हो उड़ रहे हो, ठीक है। यहां से आपकी ब्लड वेसल आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो गई, ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स, ठीक है। इसके बारे में हमको अगले चैप्टर में यानी अगले टॉपिक में आई एम सॉरी जानना है, यानी ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। उसकी बात वहां करेंगे। ये यहां से आया, अब यहां पर हम बना रहे हैं एक सेल का डायग्राम। तो ये लेट सपोज दैट आप एक मान लो सेल हो गया, ठीक है, ये सेल हो गया। अब सेल के अंदर बेसिकली क्या होता है, ये होता है यहां पे साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में यहां पर क्या रखा होता है, साइटोप्लाज्म तो होता ही होता है, ठीक है। साथ में यहां पर ये क्या होता है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोचॉन्ड्रिया, अच्छा चॉन्ड्रिया, ठीक है। तो अब आप यहां पे ध्यान समझो कि बेसिकली यहां पर 3 प्रोसेस होती हैं, है ना। यहां पे देखो ब्लड वेसल से आप इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो, एक्सहेल कर रहे हो। तो ये वाला प्रोसेस हो गया आपका ब्रीथिंग का मैकेनिज्म, ठीक है। तो यानी आपके पास यहां पे जो आपको ये पार्ट दिख रहा है, ये वाला, ये आपके पास हो गया ब्रीथिंग मैकेनिज्म,
यानी गैसियस एक्सचेंज, और ये कहां होता है, ये लंग्स में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर हमारे पास यहां पर ब्लड क्या हो रहा है, गैसियस ट्रांसफ्यूजन हो रहा है। गैसियस ट्रांसफ्यूजन का क्या मतलब है, गैसेस एक्सचेंज यानी ट्रांसफ्यूजन यानी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। तो यह हमारा पार्ट कहां पे होता है, ब्लड वेसल में होता है, सर्कुलेशन का पार्ट है, हमारे ह्यूमन हार्ट का वहां पे रोल होता है, ठीक है। यहां से आए अब सेल, अब हम सेल के अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो सेल के अंदर बेसिकली 3 चीजें होती हैं। एक होता है ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन चेन ट्रांसफर, और फिर हम यहां पे इसका जनरलाइजेशन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान समझना, ठीक है। तो बेसिकली यहां पर हमारे पास क्या होता है, समझते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन को, कि यहां पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो समझ लेते हैं यहां पे, फिर हम इसको डायग्राम को कंप्लीट करेंगे। यहां तक तो कहानी समझ में आई गई होगी। अब सेलुलर रेस्पिरेशन में आप बहुत ध्यान समझो, बेसिकली रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है, तो उसी से इसका नाम क्या पड़ गया, सेलुलर रेस्पिरेशन। द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जो एक रेस्पिरेशन ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर टेक प्लेस करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। अब रेस्पिरेशन किसका होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रेस्पिरेशन में जैसा कि आपने समझा कि एक एनर्जी प्रोवाइडिंग प्रोसेस है, ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस। एनर्जी मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट का भी जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है ग्लूकोज, वो हमें पढ़ना है। तो आपको यहां पर जो बेसिकली सबसे कॉमन कार्बोहाइड्रेट है, या हाँ कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, कार्ब का फॉर्म है, कार्ब्स का, वो ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज इज, है ना, ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि भाई इसको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट बोल दिया गया, सब्सटेंस नहीं है, सबस्ट्रेट है, ठीक है। सबस्ट्रेट बेसिकली क्या होता है, वो कंपाउंड जो आगे के प्रोसेस में फर्दर काम आता है, ठीक है। मल्टीपल स्टेप्स में जो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग केमिस्ट्री की भाषा में सबस्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज एक रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, ठीक है। अब सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस का। तो बहुत ध्यान समझेंगे ग्लाइकोलिसिस क्या होता है। बेसिकली जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में होता है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा कि जो रेस्पिरेशन होता है वो 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक और एक एनएरोबिक। अब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, यानी जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें होता है एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली, और जो छोटे छोटे टाइनी जैसे माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, या जैसे आंट हो गई, बैक्टीरियाज हो गए, है ना, और भी फिशेस वगैरह हो जाती हैं, ठीक है, स्पाइडरमैन नहीं, स्पाइडर हो गई, ठीक है। तो बेसिकली वास्प वगैरह हो गई, तो उनमें क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है, ठीक है। फंगस हो गई, ठीक, ये होता है। लेकिन जो पहला स्टेप है सेलुलर रेस्पिरेशन का, इतना प्रोसेस तो सबका सेम ही रहता है। हाँ ऑफ कोर्स लंग्स की जगह कुछ और आ जाएगा, बाकी ब्लड वेसल तो सब में होती है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस का जो प्रोसेस होता है वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन करे चाहे वो एनएरोबिक रेस्पिरेशन करे, वो सेम रहता है। जरा मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज अ वाइटल प्रोसेस, ठीक है, इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। तो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स में ये भैया क्या होता है, एक वाइटल प्रोसेस होता है, ठीक है। ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है, जो नेसेसरी होता ही होता है, ठीक है, मतलब एलिमेंट्री प्रोसेस है, ठीक है। मैं अगला लिख देता हूं, इज अ एलिमेंट्री प्रोसेस, एलिमेंट्री प्रोसेस, ठीक है। अब भैया ये तो बताओ कि इसमें होता क्या है। तो बेसिकली देखो इसमें होता क्या है, इसमें हमारे पास ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल होता है, ठीक है भैया, होता है। आगे जाकर साइटोप्लाज्म में, बहुत ध्यान सुनना, साइटोप्लाज्म में यहां से ग्लूकोज आया था ब्लड वेसल के थ्रू, और जैसे ही ये सेल के साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड फिल्ड पार्ट होता है उसके अंदर जैसे ही जाएगा, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, किसके, पायरुवेट के, किसके, पायरुवेट के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब पायरुवेट का फॉर्मूला अगर आप याद कर सकते हो तो याद कर लीजिए आप, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये होता है 6 कार्बन कंपाउंड, है ना, ये एक 6 कार्बन कंपाउंड होता है, COMP का मतलब कंपाउंड, ठीक है। और ये जो पायरुवेट होता है ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, 3 कार्बन कंपाउंड।
तो 2 का मल्टीप्लाई करो तो टोटल 6 कार्बन वहां पे भी है और यहां पर भी है। ठीक है, फॉर्मूला इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला इसको आप यहां पे याद कर लीजिए, CH3CCOOH। ठीक है, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। ठीक है, याद कर लो, इसकी जो नेमिंग है वो हम आयुपेसी वाले चैप्टर में जानेंगे भी, कार्बन एडेट्स कंपाउंड में। ठीक है, तब तक जुड़े रहना चैनल से। ठीक है, इसीलिए कहता हूं सब्सक्राइब कर लो। क्या भैया, आपको प्रमोशन से छुट्टी नहीं मिलती है, करना पड़ता है। ठीक है, तो बहुत ध्यान सुनो, ये चीज हो गई। अब आपको ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सारा का सारा प्रोसेस होता है वो सिर्फ और सिर्फ उसमें सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होता है। कहां पर होता है? अकर्स इन, देखो हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली, मतलब कहीं नहीं होगा, सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होगा। अच्छा ठीक है भैया, क्या इस प्रोसेस में कोई ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है? तो जी नहीं। ठीक है, यहां पे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नो CO2 and O2 is formed। ठीक है, फॉर्म्ड और रिलीज्ड। जब बनती नहीं तो रिलीज कैसे होगी ना, स्पेलिंग गलत लिख रहा हूं, देखो मैं यहां पे रिलीज्ड। ठीक है, तो यहां पे ना तो CO2 बनती है, ना छोटू गैस बनती है, ना O2 गैस बनती है। ठीक है, तो इस टाइप की कोई भी चीज यहां पे नहीं होती है। सिंपली मॉलिक्यूल आया, ठीक है, ऐसे आ रहा है, कड़ाक से टूट गया, बस, और कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हाँ, बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि थोड़े अमाउंट में, यानी 3 ATP 4 ATP 5 ATP के फॉर्म में। अब आप ध्यान समझो कि भाई ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है, कड़ाक से टूट रहा है ऐसे करके, तो जब वो ब्रेक डाउन होगा तो उसके सीधी सी बात है बॉन्ड्स होंगे, तो बॉन्ड्स उसके टूटेंगे ना, तो जब उसके बॉन्ड्स टूटेंगे तो उसमें एनर्जी तो थोड़ी सी रिलीज होगी। तो यस, यहां पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, अ वेरी लिटिल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो बहुत छोटी सी एनर्जी इसमें क्या होती है, रिलीज होती है। आई होप आपको यहां तक सारी की सारी कहानी समझ में आ गई होगी कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है, जिसको हम लोग रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस, उसको सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, एलिमेंट्री प्रोसेस है ये, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल 2 पायरुवेट के अलग अलग मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, और ये हमारे पास कहानी हो जाती है। कोई CO2 कोई O2 गैस नहीं निकलती है, और यहां पर क्या होता है, छोटी सी एनर्जी, वेरी टाइनी टाइनी एनर्जी पैकेट्स ATP आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब हम समझते हैं, देखो ये प्रोसेस तो कॉमन है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, ये प्रोसेस तो कॉमन है। बैक्टीरिया करेगा रेस्पिरेशन तब भी होगा, वायरस करेगा तब भी यही प्रोसेस होगा, इंसान करेगा तो तब भी यही प्रोसेस होगा। अब जब ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल बन गया, ठीक है, तो अब ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल किधर जाएगा? अब ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल इसी साइटोप्लाज्म में रहेगा, या फिर साइटोप्लाज्म के अंदर एक सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया जिसे हम कहते हैं उसके अंदर जाएगा। अब डिपेंडिंग अपॉन कि ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल किधर जाएगा, इसके बेस पे रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक, एक होता है एनएरोबिक, उसको हम अगले टर्न पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन समझते हैं। तो अब ये पायरुवेट का मॉलिक्यूल क्या सेंस करता है? ये सेंस करता है कि ऑक्सीजन किधर ज्यादा है। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है तो ये जाएगा किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई लूज है, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, है ना, कोई ऐसा इंटेंस काम कर रहे हो जिसमें ऑक्सीजन की बहुत भारी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल होगा वो एनर्जी जल्दी बनाना चाहेगा, क्योंकि जल्दी जल्दी चीजें हो रही हैं, तो फिर वो यहां से यहां तक चल के नहीं जाएगा, समय नहीं खराब करेगा, यहीं पे कड़ाक से टूट टाट जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग एरोबिक पढ़ रहे हैं, तो यहां पे मैं जरा एक लाइन लिखता हूं कि इट इज अ respiration in which या फिर ऐसे लिख दो, इट इज अ respiration which takes place in presence of ऑक्सीजन गैस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, या फिर आप यहां पे ये भी लिख सकते हो कि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस इज
नेसेसरली अवेलेबल फॉर द कंप्लीशन ऑफ दिस प्रोसेस। ठीक है, इस प्रोसेस के कंप्लीशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो है रिक्वायर्ड होती है। समझ में आ गया? तो अब यहां पर बेसिकली क्या होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर जो पायरुवेट का मॉलिक्यूल है वो किधर जाएगा भाई साहब, वो जाएगा मिटोकॉन्ड्रिया में, मिटोकॉन्ड्रिया, मिटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, मिटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। अब वहां पर क्या होगी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल नाम से ही लग रहा है ना, क्रेब्स साइकिल, कुछ क्रैप कर लिया, क्रैप कर लिया कुछ। ठीक है, बहुत ध्यान समझना। अब क्रेब्स साइकिल में बेसिकली देखो ध्यान से क्या होगा कि जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर गया, तो यहां पर मैं जरा एक लाइन लिखता हूं, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स हैं। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, या आप यहां पे इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया लिख लेना, इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया। अब यहां पर होता क्या है, बेसिकली क्रेब्स साइकिल के अंदर जाने के बाद यहां पर क्या होता है कि ये जो इसका मॉलिक्यूल है पायरुवेट का, अब पायरुवेट का मॉलिक्यूल देखो यहां पर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O COOH, है ना, ये इस तरीके से बॉन्ड लगा दिए हैं, ये है फॉर्मूला। तो इसके जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आगे जाकर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ठीक है, चेक कर लो, 1 2 3 कार्बन और 2 का मल्टीप्लाई करो तो 6 कार्बन हो गए। यहां पर 1 और 6 का मल्टीप्लाई करो तो यहां पे टोटल 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स हो गए। और यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपको रेस्पिरेशन के प्रोसेस के एकदम एंड में जो बाई प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया ना आपको? तो ये चीज हो गई ना, रेस्पिरेशन के बिल्कुल आखिरी के जो एंडिंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, ये चीज हो गई। तो यहां पर क्या होता है, reduced coenzymes are formed। ठीक है, अब ये reduced coenzymes क्या होते हैं, बेसिकली भाई ये क्या होते हैं, ये वो एनर्जी पैकेट्स होते हैं, ये वो लार्ज एनर्जी के पैकेट्स होते हैं जिसमें क्या होती है, बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड होती है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स क्या होते हैं, आई एम सॉरी यहां पे ढक्कन गिर गया। ठीक है, तो कोई पूछे आपसे कि रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स क्या होते हैं, तो यहां पे आपको लिखना है दीज आर बल्कि एनर्जी पैकेट्स that contain ठीक है, that contain high energy। ठीक है, जो क्या करते हैं, हाई एनर्जी को कंटेन करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, पायरुवेट के मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, यहां पे रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स क्या करते हैं, फॉर्म होते हैं। ये क्या होते हैं, जिनके पास हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ठीक है, बल्क में एनर्जी होती है। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन क्या होती है। बेसिकली होता क्या है, अब ये जो रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स हैं इन्हें क्या करना पड़ेगा, इन्हें रिड्यूस करना पड़ेगा। और अगर आपने पहला चैप्टर देखा है या कहीं से पढ़ रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है कि एक प्रोसेस होता है रिडक्शन का। तो अगर हमें इन्हें रिड्यूस करना है, आप सोचो रिड्यूस्ड कोएंजाइम, देखो नाम कैसे पड़ा, रिड्यूस्ड कोएंजाइम नाम पड़ा क्यों, हमें कोएंजाइम बने, हमें इसे रिड्यूस करना है, हमें इसे रिड्यूस करना है, इस वजह से भाई हमने इसमें नाम क्या डाला, रिड्यूस्ड कोएंजाइम्स। अब आप बहुत ध्यान समझो कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अगर इलेक्ट्रॉन आए, अगर इलेक्ट्रॉन बेसिकली किसी चीज में आ रहे हैं, उसको हिट कर रहे हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एडिशन होता है, गेन होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें यहां पर किस तरह के इलेक्ट्रॉन लेकर इसमें कोएंजाइम को हिट करना है। ठीक है, तो यहां पर ये जो प्रोसेस होती है वो कहां होती है, ये भी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, तो जरा मैं यहां पे एक चीज लिख देता हूं कि ऑल्सो occurs inside माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहां पर बेसिकली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स हिट्स
इलेक्ट्रॉन हिट्स द पैकेट्स, पैकेट्स का मतलब क्या, यही Krebs साइकिल, ठीक है, या रेड्यूस कोएंजाइम्स टू फॉर्म क्या, एटीपी। तो यहां पर वो क्या करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं इस पैकेट को, वो एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन आते कहां से हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन आते हैं ऑक्सीजन से, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज, आप सोच रहे होगे ना कि यार यहां तो भैया अभी तक कोई ऑक्सीजन का काम ही नहीं आया, और कह रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। तो ऐसे कैसे है ना, ये सब कैसे मैं सह लूं, ठीक है, मैं सह कैसे रहा हूं ये सब। तो ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को लाने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑक्सीजन आता है, पहले वो अपने आप को ब्रेक डाउन करता है, उसके बॉन्ड ब्रेकेज से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो जाते हैं, किसको हिट करते हैं, किसको हिट करते हैं, इन पैकेट्स को हिट करते हैं, देन वो क्या बना लेते हैं, एटीपी बना लेते हैं, ठीक है। एंड यहां पर साथ साथ एटीपी के क्या होता है, वाटर का भी प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये इज रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। H2O is also formed, ठीक है, with high energy, ठीक है। तो हाई एनर्जी के साथ यहां पर क्या क्या होता है, H2O भी फॉर्म होता है, ठीक है। ये भी बात आपको यहां पे समझ में आ गई होगी बिल्कुल बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब जनरलाइजेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा मिलाकर ही हमारा क्या था, एरोबिक रेस्पिरेशन था। बस यहीं तक आपको यहां पे एग्जाम में लिखना है, ठीक है। और इसको आप एक बार बुक से रीड कर लीजिएगा तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, इसके आगे कोई भी प्रोसेस आपके सिलेबस में नहीं बताया जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ईटीसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो बुक में नहीं लिखा रहता है मैथ्स की भाषा में, साइंस में ईटीसी, ठीक है। तो ठीक है, ईटीसी का फुल फॉर्म समझ गए आज, मजाक कर रहा हूं, वो नहीं होता है, ठीक है। तुम तो कहो तो फंसवा दो। तो जनरलाइजेशन में देखो बेसिकली क्या होता है, जनरलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, यहां पे पूरे प्रोसेस को समराइज कर रहे हैं। सबसे पहले यहां पर क्या होगा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल आएगा। ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में यहां पर कुछ होगा, और कुछ होने के बाद यहां क्या बन जाएगा, पायरुवेट बन जाएगा। पायरुवेट का कहीं पर कुछ होगा तो यहां पर बेसिकली क्या बन जाएगा, रिड्यूस्ड कोएंजाइम, ठीक है। और फिर आगे इसका क्या होगा, वो आपको जरा मैं यहां पर समझाता हूं। तो बेसिकली इससे क्या बन जाएगा, एटीपी बन जाएगा, ठीक है। सर मैं एक बार चेक कर लेता हूं, ये आपको दिख रहा है स्क्रीन में, क्या बात है, स्क्रीन में बिल्कुल आपको ये दिख रहा है ना, बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर विजिबल है, ठीक है। एटीपी बन गया। आप समझो जरा, यहां से इसको मैं जरा लिखता हूं इससे, ठीक है। ग्लूकोज पायरुवेट बना तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लाइकोलिसिस, ठीक। पायरुवेट से रिड्यूस कोएंजाइम बना, तो रिड्यूस बन रहे हैं। अच्छा, ये प्रोसेस हो कहां रहा है, ये प्रोसेस को जहां पे हो रहा होगा उसको मैं लिखूंगा इससे, चलो मैं इसको लिख दूंगा, इस पेन से लिख दूंगा। पायरुवेट से रिड्यूस कोएंजाइम बन रहे हैं, ये इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं क्रेब्स साइकिल। अच्छा, यहां पर क्रेब्स साइकिल हुई और यहां से निकला क्या, CO2 इस प्रोसेस में निकला भी तो, क्रेब्स साइकिल के प्रोसेस में रिड्यूस कोएंजाइम बने, एटीपी बना, ये प्रोसेस हुई, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईटीसी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। अच्छा, इस प्रोसेस से क्या निकला, इस प्रोसेस से वाटर निकला, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ गया। अब ये प्रोसेस किधर हो रहा है, ये प्रोसेस हो रहा है किधर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये प्रोसेस किधर हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में, और ये प्रोसेस किधर हो रहा है, ये भी हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो आई होप आपको यहां पे पूरा का पूरा जनरलाइजेशन समझ में आ गया होगा। इसको अगर आप लिख लोगे तो आपको जो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है उसको 2 मिनट में बिल्कुल रिवाइज करने में आसानी रहेगी, ठीक है। मतलब आप बेसिकली ये अगर आप लिख देते हो लास्ट में, तो टीचर सामने से खुश हो जाता है, ठीक है। तो क्या आपको ये बात समझ आ गई, तो आई होप आपको यहां पे सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी।
तो आज के वीडियो लेक्चर के लिए सिर्फ इतना ही, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे बायोलॉजी के अगले धमाकेदार लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी एंड कीप लर्निंग।